गरीब माँ के जादुई बैंगन। हेमलता सुबह के समय अपने खेत के आंगन में बैंगन की खेती में पानी डाल रही होती है। जितनी जल्दी यहाँ बैंगन उगेंगे उतनी ही जल्दी मैं बैंगन बेचकर पैसा कमाना शुरू करूँगी। पर उससे पहले मुझे इसकी देख रेख करनी बहुत ज़रूरी है। बैंगन की खेती को पानी देने के बाद वो अपनी बेटी को बुलाती है। चलो राधिका, मालकिन के घर पर काम करने भी जाना है। माँ, घर में राशन खत्म हो गया है। खैर छोड़ो, आपने बैंगन की खेती में पानी डाला? मैंने डाल दिया है और आज मालकिन से पैसे लेकर राशन ले आऊंगी। तुम चिंता मत करो। चलो, अब हमें देरी हो रही है। वो दोनों अपनी मालकिन के घर पर काम करने के लिए पहुंच जाती हैं। अरे आ गई तुम दोनों, चलो मेरे साथ रसोई में, मुझे काम है। महेश्वरी उन्हें रसोई में ले जाकर अपनी बनाई हुई सब्जी टेस्ट करवाती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी तो। आपके हाथों में तो जादू है मालकिन। हाँ, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? हम ही बना देते। कोई बात नहीं, तुम्हें बाकी के काम भी तो करने हैं। महेश्वरी उनसे बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी तानिया उसे देख लेती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, इन दोनों माँ बेटियों ने मेरी माँ के ऊपर क्या जादू करके रखा है। मेरी माँ हमेशा इन दोनों के गुणगान गाती रहती है। तानिया जैसे ही राधिका की गरीब माँ हेमलता को अकेले देखती है तो वो उनके ऊपर तानाशाही करने लगती है। नकारा हो तुम दोनों, पता नहीं क्यों माँ ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। मेरा बस नहीं चलता मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकूं। तानिया के मुंह से ये सब महेश्वरी सुन लेती है। ये क्या तमीज है तानिया बड़ों से बात करने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ये दोनों गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका निरादर करो। नहीं माँ, वो बस जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, वरना तुमसे तुम्हारा फोन छीन लिया जाएगा। तानिया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने दोस्तों को फोन करती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी माँ इन दोनों नौकरानियों को इतना प्यार क्यों करती है। तुम लोग मेरे घर पर आ जाओ, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। तानिया के सभी अमीर दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और उसी समय हेमलता अपनी बेटी राधिका के साथ अपने घर वापस लौट आती है। राधिका, तुम घर के साफ सफाई करो, इतने में मैं बैंगन की खेती में पानी डाल देती हूँ और उसके बाद लाला राम से उधार राशन ले आऊंगी। ठीक है माँ। हेमलता बैंगन की खेती में पानी डाल रही थी और राधिका घर की सफाई करती है। दूसरी तरफ तानिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाती है। मैंने सुना है उन गरीबों ने घर के आंगन में बैंगन की खेती की है। अब हम सभी को मिलकर उसके बैंगन की खेती को बर्बाद करना है। तानिया, तुम कुछ कहो और हम उसे मना कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, इन गरीबों को रोता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। चलो ना, कब चलना है इनके बैंगन की खेती को बर्बाद करने के लिए? आज की रात हम लोग उनके घर जाएंगे और उनके सोने के बाद उनकी सारी खेती बर्बाद कर देंगे। उसके बाद तो ये अगले दिन जब घर पर आकर रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, मेरी माँ से पैसे मांगेंगी, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वो सभी रात होने का इंतजार करते हैं। तानिया रात होते ही अपने दोस्तों के साथ बेचारी गरीब राधिका और हेमलता के घर पहुंच जाती है, जहां वो उनके आंगन में बैंगन की खेती देखती है। बैंगन की खेती अच्छी खासी हो रही थी, जिसे देखकर तानिया अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है इनकी खेती। आज तो मैं इनकी खेती खराब करके ही रहूंगी। चलो जला लो अपनी अपनी मशाल, जला देते हैं इनकी मेहनत को आज की रात। तानिया और उसके दोनों दोस्त मिलकर बेचारी राधिका और उसकी माँ की मेहनत को रात में ही बर्बाद कर देते हैं और वहां से बहुत खुश होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। तानिया उस रात बहुत सुकून की नींद सोती है। अगले दिन जब वो नींद से उठती है तो उसे केवल एक ही ख्याल आता है। बस आती होगी गरीब माँ और उसकी बेटी यहाँ पर रोते गिड़गिड़ाते हुए। तानिया बिस्तर से उठकर बाहर आती है और वो फिर से राधिका और हेमलता को अपनी माँ से बहुत अच्छे से बात करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात इनकी खेती बर्बाद कर दी थी, लेकिन जरा देखो तो सही, ये दोनों तो अभी भी हंसकर खिलखिला रही हैं। इन्हें जरा भी गम नहीं। तानिया ये सोचकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके चलते वो उस दिन रात को फिर से बैंगन की खेती देखने जाती है, जहां वो देखती है कि सारी फसल पहले की तरह बिल्कुल ताजी ताजी उगी हुई है। अच्छा ये बात है, तो ये फसल अभी भी वैसी की वैसी ही है।
लगता है कल रात हमसे कोई भूल हो गई होगी, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये खेती जलाकर राख कर दूंगी। तानिया फिर से मसाल जलाती है और मिट्टी तेल डाल के पूरी फसल को जलते हुए अपनी आंखों के सामने देखती है। अब कल ये दोनों गरीब माँ बेटी फूट फूट कर रोएंगी। अगले दिन फिर से राधिका और हेमलता महेश्वरी से खुशी खुशी बात कर रही होती हैं, जिसे देखकर तानिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस रात फिर से खेती बर्बाद करने पहुंच जाती है। 2 बार तो मैंने इस फसल को जलाने की कोशिश कर ली, लेकिन अब देखती हूँ उन गरीबों को मुझसे कौन बचाएगा। तानिया इस बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन तभी बैंगन की खेती से बैंगन की टहनियां तानिया की तरफ बढ़ती है और उसे एकदम से जकड़ लेती है, जिसके चलते तानिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये टहनियां मुझे जकड़ रही हैं, कोई मेरी मदद करो। तानिया के जोर से चिल्लाने पर घर के अंदर से राधिका और हेमलता निकलकर बाहर आती हैं। वो अपनी अमीर मालकिन की बेटी को अपने घर के आंगन की बैंगन की खेती के टहनियों से जकड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, माँ ये सब क्या हो रहा है? ये तानिया को टहनियों ने कैसे जकड़ रखा है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राधिका और हेमलता जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी उन सभी बैंगन के अंदर से एक बैंगन कहता है, जिसे तुम बचाने जा रही हो वो तुम्हारी बैंगन की खेती को बर्बाद करने आई थी, और एक बार नहीं कई बार ये बैंगन की खेती को जलाने की कोशिश कर चुकी है। एक बैंगन को बात करते हुए देखकर दोनों गरीब माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद हेमलता तानिया से पूछती है, छोटी मालकिन, क्या ये जो बैंगन कह रहा है वो सच है? तानिया अपनी गलती स्वीकार करती है। ये बैंगन बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे तुम दोनों माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बैंगन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तानिया को छोड़ दो, उसे अपनी गलती का पछतावा है। जैसे ही बैंगन की टहनियां तानिया को छोड़ देती है, तानिया गरीब माँ और उसकी बेटी को सब कुछ सच सच बताती है। तुम दोनों के घर आने के बाद माँ मुझे हमेशा ताने देने लगी और मुझ पर गुस्सा होने लगी। ऊपर से तुम दोनों गरीब माँ बेटी का प्यार देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। इसी के चलते मुझे तुम दोनों से नफरत होने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आज के बाद हम दोनों माँ बेटी मालकिन के घर पर काम करने नहीं आएंगे। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तानिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद जादुई बैंगन राधिका से कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही दयालु हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम एक जादुई बैंगन कैसे बने। मैं एक जादुई बैंगन बना नहीं, बल्कि मैं जादुई बैंगन ही हूँ। मैं परीलोक से नीचे गिर गया था, तुम्हारी माँ को मिला था, उन्होंने मुझे इस खेत में खेती के दौरान उगाने के लिए लगा दिया था, जिसके बाद मेरे साथ साथ ये सारे जादुई बैंगन इसी खेत में उग गए। तुम दोनों गरीब माँ बेटियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी रोजाना अच्छे से देख रेख भी की, तो मैं अच्छी तरह पनपने लगा। अब मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे बेचना, इसी के चलते तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हेमलता और राधिका ये सुनकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गरीब माँ बेटी अपने बैंगन की खेती से बैंगन तोड़ती हैं। जहाँ से वो बैंगन तोड़ती है वहां पर अपने आप दूसरा बैंगन उग जाता है। इसी प्रकार ताजे बैंगन गांव के हर व्यक्ति खरीदते हैं। बैंगन बेचने से धीरे धीरे उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होने लगती है और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी के यहाँ नौकर बनकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। गौरी, चाय के कप धुल गए क्या? नहीं राधा दीदी, पानी बहुत ठंडा है। उफ, मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे, बस धो रही हूँ। जरा जल्दी करो गौरी, चाय छानना है। क्या हुआ गौरी, तुम ठीक हो? बबीता दीदी, इसने मुझे लात मारा। गौरी, हम तीनों को 6 महीना लग गया है, बच्चा तो लात मारेगा ही। ये लो दीदी कप, मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। राधा, माँ जी से पूछते भी आना खाने में क्या बनाना है। माँ जी, चाय। उफ, हे शिवशंकर, 2 दिन पहले तक हल्की फुल्की ठंड पड़नी शुरू हुई थी और आज अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई। राधा बहू, तुम नंगे पांव हो, तुम्हें पता है ना तुम माँ बनने वाली हो, पैरों में चप्पल डालकर रखा करो। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, ये लो, आज सरसों का साग और मक्के की रोटी बना दो। गर्भावस्था में हरी साग सब्जियां खाना बड़ा ही अच्छा होता है। दोनों सास बहू बातें कर रही होती है, वहीं मोना बिस्तर में पड़ी पड़ी बड़बड़ा रही होती है। आखिर सासू माँ की तीनों दुम छल्ली किचन में क्या कर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट हूं, मगर इस घर में किसी को भी मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की चिंता नहीं है।
अरे आज मुझे बेटी मिलेगी भी। माँ जी, मैं देवरानी जी को चाय देकर आती हूँ। राधा बहू, तुम तीनों ने मोना बहू और ईशा बहू को ज्यादा ही सिर चढ़ाए रखा है। चाय पानी से लेकर खाना पीना सब दोनों को बिस्तर पर बैठे बैठे कमरे में ही चाहिए। जब से ब्याह कर आई हैं एक तनिका तक नहीं हिलाया। जाने दीजिए ना माँ जी, वैसे भी मोना और ईशा दीदी बड़े घर से आई हैं, उन्हें काम करने की आदत नहीं, हम तीनों कर लेते हैं। अंजना की 5 बहुएं हैं, जिनमें से मोना ईशा बहुत ही अमीर घर से हैं, इसलिए दोनों को पैसों का बड़ा घमंड है। वहीं गौरी बबीता राधा गरीब घर से आई हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी तीनों बहू ही संभालती हैं, जबकि ईशा मोना बस ऑर्डर देती हैं। इस वक्त 5 बहुएं गर्भवती हैं। एक दिन अंजना बाजार जाती है। स्वेटर ले लो स्वेटर, ब्रांडेड ब्रांडेड स्वेटर, ब्रांडेड स्वेटर, सेल भैया सेल, स्वेटर ले लो। ये स्वेटर देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, कितने मोटे हैं। अरे भैया, इसमें से एक और स्वेटर दिखाना, मुझे अपनी 5 बहुओं के लिए चाहिए। ये देखिए माता जी, ये 1 नंबर के स्वेटर है, ये बहुत ही गर्म करेंगे, जरा भी ठंड नहीं लगेगी। अंजना अपनी 5 बहू के लिए स्वेटर खरीद कर घर आती है। अरे कहाँ हो मेरी 5 बहू रानियां, जल्दी से यहाँ आओ। उफ, ये मम्मी जी को अभी ही बुलाना था। कितने मुश्किल से मेरी रजाई गर्म हुई है, मगर जाना तो पड़ेगा मोना। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये लो, मैं तुम 5 के खातिर स्वेटर लाई हूँ। अरे वाह माँ जी, इन स्वेटर का रंग कितना सुंदर है। सचमुच ये स्वेटर बड़ा ही प्यारा है सासू माँ। अंजना की तीनों गरीब बहुएं बड़ी ही खुशी से स्वेटर ले लेती हैं, मगर दोनों अमीर घमंडी बहुओं का मुंह बन जाता है। मम्मी जी, अब हमारे ये दिन आ गए हैं जो हम ये 2 कौड़ी के सस्ते से स्वेटर पहने। मगर ईशा बहू, आखिर इस स्वेटर में खराबी क्या है? ये जरूरी तो नहीं कि हर बार खरीदी गई महंगी चीज ही अच्छी होती है। माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं ईशा दीदी। बबीता, तुम क्यों मेरे बीच में टपक रही हो? तुम तीनों गरीब घर की जो हो, इसीलिए जो मिल जाए वही ठीक है। बट हम अमीर घर की हैं, हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है। मम्मी जी, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने लिए ठंड की शॉपिंग खुद कर लेंगे। ठीक है, ये लो 2000 रुपए। मम्मी जी, बस 2000 रुपए, इसमें हम क्या ही शॉपिंग करेंगे? इसमें तो हमारा एक भी ठंड का स्वेटर नहीं आएगा। बहू, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, अभी घर में राशन पानी भी डलवाना है। प्लीज मम्मी जी, आप ना अपनी गरीबी का रोना हमारे आगे मत रोया कीजिए, पैसे दीजिए। अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहुओं की जिद के आगे अंजना घर के बचत में से 20,000 रुपए उन्हें दे देती है और दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं, जहां वह एक स्वेटर बड़े ही महंगे महंगे खरीदती हैं। फिर एक सुबह मोना गुस्से में तमतमा कर किचन में आती है। तुम तीनों को पता है ना, 9 बजे हमारे नाश्ते का टाइम होता है, हम प्रेग्नेंट हैं, जल्दी से नाश्ता बनाकर हमारे कमरे में भिजवाओ। मोना को घमंड दिखाता देखकर गौरी बोलती है, मोना, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी मां बनने वाली हैं। तुम जरा सा काम तो खुद से किया करो। मुझे ठंड लग रही है, अगर मैं काम करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मेरे होने वाले बेबी को पेट में ही निमोनिया हो गया तो क्या तुम ठीक करोगी उसे? ठंड में काम से बचने के लिए दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर हीटर के आगे बैठ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन ईशा अविनाश से कहती है, आवी, तुम्हारी सैलरी मिल गई ना? हाँ ईशा, सैलरी तो कल मिल गई थी। लाओ दो फिर मुझे। वो तो मैंने माँ को दे दी। इस पर ईशा चिढ़ जाती है, अविनाश, तुमने मुझे बताया भी नहीं और सारी सैलरी अपनी माँ को जाकर दे दी। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी आएगी तो मैं ठंड की शॉपिंग के लिए जाऊंगी। देखो अविनाश, अब तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी कमाई पर हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है, यानी कि मेरा। ईशा, इस घर का खर्चा माँ देखती है। ईशा अपने पति की एक बात नहीं सुनती और लड़ने के लिए अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, मेरे पति ने आपको जो भी पैसे दिए हैं वो मुझे चाहिए। मगर बहू, तुम्हें फिर से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो तुमने पूरे 20,000 की सर्दी की शॉपिंग की है। मम्मी जी, आप होती कौन है मुझे इतने सवाल पूछने वाली? हाँ, मेरा हक बनता है अपने पति की कमाई ढूंढने का। पैसे लाइए, मुझे अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। वैसे भी मेरे पति के पैसों पर लालच दिखाना बंद कीजिए, मेरा परिवार भी शुरू होने जा रहा है। अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहू के मुंह से लालची सुनकर बेचारी अंजना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे में उसकी तीनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं उसके आंसू पोंछती हैं। माँ जी मत रोइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
तूने नहीं सुना बबीता बहू, ईशा बहू ने मुझे लालची कहा। इसी तरह से दिन बीतते हैं और पांचों को 9वां महीना लग जाता है, मगर ईशा और मोना अपने अमीर पने का घमंड दिखाकर कभी बबीता, राधा और गौरी को गरीब घर से होने का ताना देती तो कभी अपनी बूढ़ी सास का दिल दुखाती, जिसे देखकर अंजना कहती है, बस बहुत हो गया। अपनी दोनों अमीर बहुओं को परिवार की अहमियत समझाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मोना बहू, ईशा बहू, यहाँ आओ। उफ, अब क्या हो गया मम्मी जी? आपको पता है ना हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, फिर भी हमें कमरे से यहाँ बुलाकर परेशान कर रही हैं। इसके बाद मेरी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों परिवार में खुश नहीं हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम दोनों अलग रहो। फाइनली मेरे मन का हो गया। अब बस मैं, अभी और हमारा होने वाला बच्चा। हैप्पी स्वीट फैमिली। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं और मोना ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे। वक्त बीतता है और भरे ठंड में थोड़े दिन बाद अंजना की 5 बहुओं की डिलीवरी होती है, जिसमें अंजना अपनी 3 गरीब बहुओं का बहुत ख्याल रखती है। माँ जी, बस अब हम तीनों एकदम ठीक हैं, घर की जिम्मेदारियां खुद देख सकती हैं। आप तो बस यहाँ आराम से बैठकर अपने प्यारे पोते पोतियों को खिलाइए। अंजना बड़े प्यार से अपनी गरीब बहुओं के बच्चों को गोद में लेकर उनकी मालिश करती है। ले ले ले, दादी माँ का प्यारा मुन्ना खेली खेली कर रहा है। ऊपर से ये देख रही मोना और ईशा को बहुत बुरा लगता है। आवी, किट्टू कब से रो रहा है, उसे गोद में उठा लो। ईशा, रात भर जाकर मैंने ही किट्टू को संभाला था, तुम तो सो रही थी। अब मैं ऑफिस जाऊं या इसे देखूं? जहां अकेले ईशा को ठंड में काम करने और अपना बच्चा संभालने में बड़ी परेशानियां हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मोना का बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा अब वो कैसा है? देखिए, ये लेकर आपके बच्चे को 3री बार निमोनिया हुआ है। ऐसा ही आगे भी होता रहा तो कुछ भी हो सकता है। मोना, तुम मां बन गई मगर तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना भी नहीं आता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, तुम्हारी सारी मॉडर्न पंथी झाड़ दूंगा। दोनों के बीच में कलेश होने लगता है। तभी अंजना और तीनों गरीब बहुएं अपने अपने बच्चों को गोद में लिए आती हैं। मयंक, ऐसे लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। माँ जी, जैसे आप राधा दीदी, बबीता दीदी और गौरी दीदी के बच्चों का ख्याल रखती हैं, मेरे बच्चे को भी दादी का प्यार दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। लगा था कि परिवार से अलग होकर मैं खुश रहूंगी, मगर मैं गलत थी। मोना, परिवार से अलग होकर ना कोई कभी खुश रहा है ना कभी रहेगा। जो प्यार परिवार में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं। आखिर में अंजना की दोनों बहू भी परिवार में आ जाती हैं और अब वो दोनों भी एक बहू होने की जिम्मेदारी को निभाती हैं।